हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। ये आपका टॉपिक यूनिट वन का नेट के सिलेबस का पहला यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट वन का टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। ओके, क्या होता है? दिस सेट्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी एबिटेड बाय द लॉ स्टिमुलेटिंग एंड सराउंडिंग द बिजनेस इज़ नोन एज लीगल इन्वायरमेंट। जो रूल्स रेगुलेशन हमारे आसपास जो सेटअप किए जाते हैं लॉ के द्वारा, जो हमें एक तरीके से बांध के रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट दैट डिफाइंस द लीगल बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो हमारे लिए एक बाउंड्री की तरह होता है जिसके अंदर ही हम रह के वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई लॉ बना दिया गया है कि आपको ये चीज़ इस एरिया में नहीं सेल करना है, तो आप सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लीगल इन्वायरमेंट है। लीगल इन्वायरमेंट हमारे लिए एक बाउंड्री सेटअप करता है जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। To understand these boundaries, it is essential to first have a basic understanding of the law and how it affects the business and the business practices. तो इसके बाउंड्रीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन सा लॉ किस तरीके से हमारे अगल बगल बाउंड्रीज को बनाता है, जिसके वजह से जनरल पब्लिक का भला होता है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होता है। ठीक है, लॉ जो भी बनाया जाता है वो सबके अच्छे के लिए ही बनाया जाता है। शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये लॉ लगा दिया, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, तभी गवर्नमेंट उस लॉ को लेके आती है। द नेचर ऑफ द बिजनेस स्पैन ओवर अ नंबर ऑफ द लीगल रियलम्स, ऑल ऑफ विच are continually influenced by the need and the demand of the business community, consumer and the गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट जो भी हम लोग लॉस गवर्नमेंट लगाती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बिजनेस कम्युनिटी से, कंज्यूमर से। तब जाके जो भी लॉस लगाए जाते हैं ये सब कुछ ध्यान में रख के लगाया जाता है कि किसी का नुकसान ना हो, सबका उसमें फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। क्या नेचर है लीगल इन्वायरमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका नेचर समझेंगे। The basic legal environment of the business is governed by the state, country, and international law. This includes the laws on which can or cannot be produced or sold, consumer are employed, protection law, tax, and other financial laws, as well as many rules and regulation which regards to the business entity ethics, which when and how to seek the legal advice in the case of dispute। तो लॉ लगाने का जो मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का, सबसे पहले समझते हैं लॉ बनता कैसे है। तो गवर्नमेंट जो भी लॉ लेके आती है वो कहीं ना कहीं वो लॉ लगा होता है, मतलब इंटरनेशनली उसको देखती है या फिर किसी कंट्री में देखती है, फिर वहाँ से उस लॉ को अपने इंडिया में लेके आती है। और कभी कभी तो जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं वहाँ पे जो कंट्रीज़ आती हैं वो भी बताती हैं कि हाँ, हमारे कंट्री में ये लॉ है, ये लॉ आपके कंट्री में भी होना चाहिए। तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को आइडिया मिलता है कि ये सब लॉ हमारे यहाँ होना चाहिए। प्लस अपने कंट्री के एनवायरनमेंट को देखते हुए भी लॉज बनाए जाते हैं कि कैसा हमारे कंट्री का एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ हमारे यहाँ सेल किया जा सकता है, क्या चीज़ नहीं सेल किया जा सकता। जैसे अब गन्स की बात हो गई, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गन्स बिना लाइसेंस के आप रख सकते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो बिना लाइसेंस के आपको गन नहीं मिलता। आप गन रखेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। तो ऐसी लॉज गवर्नमेंट अपने कंट्री के हिसाब से, अपने कंट्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लॉज लगाती है कि हमारे यहाँ कितना टैक्स लगना चाहिए कोई भी चीज़ पे, या फिर कोई भी लॉ क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ध्यान में रख के अपने कंट्री के हिसाब से ही लॉ को डिज़ाइन करती है। अब आते हैं लॉस ऑन द प्रोडक्शन और सेल। द प्रोडक्शन और सेल ऑफ द सर्टेन गुड्स इज प्रोहिबिटेड और as least severely restricted in many countries. This includes other among things selling of drugs, dangerous drugs, guns, and
एक्सप्लोसिव। तो इसमें बता रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में गन्स को लेके या फिर डेंजरस ड्रग्स को लेके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज हैं। कहीं कहीं वो लीगल है, कहीं कहीं वो इलीगल है। तो वो कंट्री अपने हिसाब से कंट्री का जो लीगल इन्वायरमेंट है वो डिज़ाइन करता है कि कहाँ पे कौन सा लॉ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मोस्ट कंट्रीज हैव द लॉ इंश्योरिंग द customer are the treated friendly by the business. This include the act regulating weight measurement, ensuring the sold goods actually are weighted or the size are sold at the trade description act, making the misleading description of the product illegal. तो इसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अलग अलग लॉज हैं, जहाँ पे इसको लगाने से फ़ायदा कस्टमर का ही होता है कि कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स सही प्राइस पे मिल जाते हैं, प्लस बिज़नेस का भी फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस जब सही प्रोडक्ट देगी तो ऑटोमेटिक उसके सेल्स इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। तो अदर लॉ इंक्लूड्स कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट, इंश्योरिंग द कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ loan duration, interest rate, etc. were taking out a loan as well as receiving the copies of the credit agreement and the Sales of Goods Act, making it legal to sell the faulty or the damaged good. The return of goods and refunded etc. are also governed by law. अब इसमें बता रहा है कि गवर्नमेंट अलग अलग लॉज अलग अलग एक्ट्स बना के रखी हुई है जो कि कस्टमर के अच्छे के लिए है। जैसे कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट हो गया, उसके अलावा सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, जिसके वजह से हम अच्छे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं उस पर कोई मुकर नहीं सकता। मतलब जो भी आपने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है कि हाँ ये गुड्स हम बेचना चाहते हैं, बाद में कोई मना कर दे, बिज़नेस का लॉस हो जाए, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉ बनाया है, ताकि गवर्नमेंट का भी मानना है अगर किसी कंपनी का किसी कंट्री का अगर लीगल इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो बाकी कंट्रीज से भी तो कंपनीज आएंगी ना वहाँ पे गुड सेल करने के लिए। नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों होगा? जब जब आपके कंट्री में लॉ ही नहीं रहेगा। तो अगर लॉ अच्छा रहेगा, कस्टमर फ्रेंडली है, कंज्यूमर फ्रेंडली है, प्लस आपके जो भी बिजनेसमैन है उसके हिसाब से है, तो ऑटोमेटिक जो अच्छी कंपनीज हैं वो आना पसंद करेंगी आपकी कंट्री में। तो लीगल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। लॉ टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय इंक्लूड्स लॉ अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ द रेसेस, कलर, रीजन, सेक्स और एज, लॉ अगेंस्ट अनफेयर dismissal and the sexual or other harassment, health and safety law, and law regulates the minimum wages. तो अलग अलग लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। आप इंडिया में भी देखोगे तो बहुत सारे लॉज हैं एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे आप अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर अपने एम्प्लॉय का सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या फिर अपने एम्प्लॉय को कम सैलरी देते हैं, कम वेजेस देते हैं, तो उसके अलग अलग लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं, जो कि सेव करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। इसका फ़ायदा आपको इसका ये भी मिलता है कि एम्प्लॉय सेफ महसूस करता है तो एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाहर से भी लोग एम्प्लॉयज़ आके इंडिया में वर्क करना पसंद करेंगे अगर यहाँ का लीगल इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो। नेक्स्ट आते हैं टैक्स एंड फाइनेंशियल लॉस। दीज लॉज वेरी बिटवीन द कंट्रीज बट generally regulates accountancy practices, interest rate on loan, taxes, etc. Business are expected to provide sufficient document of the income and expenditure. अब इसमें क्या है, टैक्स एंड फाइनेंस लॉ भी जो लगाए जाते हैं, हर एक कंट्री के अपने अपने टैक्स का रेट होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब कंट्री में टैक्स तो लगता ही है और जो भी इंटरेस्ट के रेट्स हैं वो लगते ही हैं, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। तो ये सब भी बहुत हेल्प करते हैं दूसरे कंपनीज़ को किसी दूसरी कंट्री में जाके बिज़नेस करने से, प्लस जो कंपनीज़ पहले से ही उस कंट्री में बिज़नेस कर रही है उसके लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके यहाँ का लीगल लॉ बहुत अच्छा है, ईज़िली लोन मिल जाता है, तो उस कंडीशन पे कोई भी कंपनी होगी तो वो अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके कंपनीज़ को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसीलिए लीगल इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिज़नेस को ग्रो कराने में। नेक्स्ट आते हैं
अब बात करेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि स्पेसिफिकली नेट के सिलेबस में हमको दिया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अलग से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 सीक्स टू provide for the better protection of the interests of the consumer and for the purpose to make provide for the establishment of consumer councils and the other authorities for the settlement of the consumer dispute and the matter कनेक्टेड देयर विथ इन। तो 1986 में इसका बिल पास किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इसलिए पास किया गया था क्योंकि कंज्यूमर के संग बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और उनके मैटर्स को कोर्ट में ले जाके रख, बस केवल वो पेंडिंग ही रहते थे, उनका नंबर ही नहीं आता था कि कंज्यूमर के मैटर्स को क्लियर किया जाए। तो इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया ताकि अलग से इसके ट्रिब्यूनल बनाए जाएं जो कि डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे रहे, और ताकि जो भी हमारे कंज्यूमर्स रहें उनके जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व हो। इट सीक्स टू द इंटर एलिया टू प्रमोट्स द प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। ये इसलिए बनाया गया है ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स विच आर हैजार्ड्स टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, ऐसे गुड्स लोग सेल कर देते थे जो हमारे लिए नुकसान होता था, लेकिन हम उसके खिलाफ जब केस करते थे तो हमारा केस बहुत पेंडिंग पड़ा रहता था। तो उसके लिए अब क्या हो गया है, कंज्यूमर कोर्ट में तुरंत आप ऐसे केसेस करो, अगर आपको हैजार्डस गुड्स कंपनी सप्लाई करी तो तुरंत इसका सुनवाई आता है और कंज्यूमर के हक में ही आता है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potentially purity standard and the price of a goods to protect the consumer against the unfair trade practices। आप देखे होगे कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उसमें डिटेल लिखा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ये सब इसी राइट्स की वजह से हुआ कि अब कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया हुआ है उसको सही क्वांटिटी में उसको लिखना पड़ता है। तो क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है उसके क्वालिटी, क्वांटिटी के और प्योरिटी के बारे में वो जान सके। The right to be assured whether possible access to the authority of a goods at a competitive price। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप महंगा सामान कंज्यूमर को मत सेल करिए, जो भी कंपटीटिव प्राइस, जो भी सही प्राइस है उस प्राइस पे सेल करिए। एमआरपी से ज़्यादा तो गुड्स आप बेच ही नहीं सकते। The right to be heard to be assured that the consumer interest will be received during due consideration at the appropriate forum। राइट टू बी हर्ड में क्या है कि अलग अलग फोरम बना के रखे गए हैं जहाँ पे आप अपने केसेस को फाइल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और आपका कंट्री लेवल हो गया। तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग अमाउंट्स फिक्स किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं अगर आपके संग कुछ भी गलत हुआ है तो। द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनसरपोरियस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उस कंडीशन पे आपके पास राइट है कि आप कंपनसेशन ले सकते हो सामने वाले से, जो भी कंपनी के गुड्स से आपका नुकसान हुआ है। तो आपके पास ये भी राइट्स है, उसको हम लोग राइट टू सीक रिड्रेसल कहते हैं। उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में जो हम बात करते हैं, कंज्यूमर कभी भी अपने राइट्स के बारे में एजुकेट हो सकता है, किसी से भी पूछ सकता है, दुकानदार से पूछ सकता है और कहीं से भी फोरम में भी जाके अपने राइट्स के बारे में एजुकेशन ले सकता है। These objects are sought to be promoted and protected by the Consumer Protection Council to be established at the center and state level। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल प्रोटेक्ट करता है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। टू प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड द क्वासी जुडिशियल मशीनरी इज sought to be set up at the district, state and central level। These quasi-judicial bodies will observe the principles of the natural justice and have been empowered to give the relief of the specific nature and to award whatever appropriate compensation to the consumer, penalties for the non-compliance of the order given by the quasi-judicial bodies हैव टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ क्या बता रहा है कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं जिनको अलग अलग राइट्स दी गई हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। द बिल डेक्स टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। तो ये जो बिल है पूरा जो पास हुआ था, इसमें इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सके। नेक्स्ट आते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 वॉज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 24 December 1986. इट केम ऑन द स्टेट्स ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका आप डेट याद कर लीजिएगा, 24 दिसंबर को ये पास हुआ था बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और इसका जो नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल था 1986। बाद में ये एक्ट बन गया तो इसका नाम हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आते हैं हम लोग फेमा के बारे में बात करेंगे। द आरबीआई प्रपोज फेमा इन 1999 टू एडमिनिस्ट्रेट द फॉरेन ट्रेड एंड द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड, फेमा वुड consolidate and amend the law relating to the foreign exchange with the objective to facilitate the external trade and the payment and for promoting the orderly development and the maintenance of the foreign exchange market in the India। तो फेमा को बनाया किस लिए गया, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड को बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड हो, और जो भी हमारा फॉरेन ट्रेड हो उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो, इसलिए फेमा को बनाया गया 1999 में। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 1 जून 2000। तो 1 जून 2000 को ऑफिशियली इसको लाया गया, इसका डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड इट्स अराइव पेव्स द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो इसके साथ साथ एक और अच्छा एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फेमा गाइडलाइंस एंड फीचर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, अब फेमा के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंटली फेमा रिगार्डेड ऑल फॉरेक्स relating offenses as a civil offenses, whereas FERA regard them as a criminal offenses। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फेमा जो था, जो भी ऑफेंसेस, जो भी गलत काम किए जाते थे फॉरेन एक्सचेंज को लेके, उसको सिविल ऑफेंसेस मानता था, और जो फेरा था वो उसको क्रिमिनल ऑफेंसेस मानता था। एडिशनल देयर वेयर अदर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस सच एज फेमा did not apply to all citizens who reside outside the India. The criterion was checked by calculating the number of days of a person residing in the India during the previous financial year। तो इनकम टैक्स का जो तरीका होता है, 182 दिन का अगर वो कोई भी पर्सन कंट्री में रहा हुआ है तो उसी के ऊपर ये अप्लाई होता था। बाकी जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, 182 दिन से कम इंडिया में दिन में रह रहे हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता था। इट वॉज नोटेड दैट इवन एंड द ऑफिस, अ ब्रांच और एजेंसी कुड बी अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग रेसिडेंसी। नेक्स्ट आते हैं, फेमा ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द सुपरविजन 3 things: पेमेंट मेड टू एनी पर्सन आउटसाइड द इंडिया और रेसिप्ट फ्रॉम देम, फॉरेक्स एंड द फॉरेन सिक्योरिटी डील्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो थी, जो फेमा रेस्ट्रिक्ट करता था कि अगर आपने कोई पेमेंट किया कि इंडिया के बाहर तो उसको देखता था, प्लस कोई पेमेंट आपने रिसीव किया है, प्लस कोई भी अगर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में कोई डील हुआ है तो उसके ऊपर भी वो नज़र रखता था। It specified that the area around the acquisition holding of forex that required specific permission of Reserve Bank of India और द गवर्नमेंट। इनका कहना ये है कि जो फेमा रखा गया था, ये इसलिए भी रखा गया था कि जो लोग ट्रांजैक्शन करते थे और आरबीआई की नज़र में नहीं आता था, उसको आरबीआई के नज़र में लाने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया था। अगर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आरबीआई से परमिशन लेके ही करिए। नेक्स्ट आते हैं, फेमा पुट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इनटू द 2 कैटेगरी, द कैपिटल अकाउंट एंड द करेंट अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन altered the assets and liabilities outside the India, inside India, but
of a person residents outside the India. Thus, any transaction that changes the overseas assets and liabilities for an Indian resident is the foreign country और द वाइस वर्सा आज क्लासिफाइड एज द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें थी वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेके थी। अगर कोई हमने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ एसेट्स कोई ख़रीदा या फिर कोई लाइबिलिटी हमारा क्रिएट होता था तो वो सारे हमारे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी हमारी करेंट अकाउंट की कैटेगरी। उसके बारे में पढ़ते हैं। करंट अकाउंट की कैटेगरी में आपको बता दूं, करंट अकाउंट में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर हम कोई भी गुड सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, वो सारी कैटेगरीज हमारी करंट अकाउंट में आती थी। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट अपने सामने देखना चाहता था और इसीलिए ये एक्ट को डिज़ाइन किया गया था कि कहीं से भी इंडिया का नाम कहीं ख़राब ना हो। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि उसने किसी दूसरे कंट्री से कुछ ख़रीदा और पेमेंट नहीं किया। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत मेजर रोल प्ले करती थी इस एक्ट के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।